प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय है हमारा पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में उन्होंने आजकल समाज में घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, जैसे चोरी, डकैती, तस्करी आदि। समाज में भ्रष्टाचार इतना अधिक फैल गया है कि लेखक ने मनुष्य के मन के विचारों को और अपने स्वयं के विचारों को पाठ के माध्यम से प्रकट किया है। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय का ज्ञान प्राप्त करेंगे, अर्थात लेखक के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए है और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जन्म स्थान है 19 अगस्त 1907 ईस्वी दुबे के छपरा गांव में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी दुबे के छपरा गांव में हुआ। रचनाएं हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व और चारू चंद्रलेख आदि। रचनाएं कौन कौन सी हैं? अशोक के फूल, आलोक पर्व और चारू चंद्रलेख आदि। पुरस्कार हैं पद्म भूषण। मृत्यु हुई 19 मई 1979 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म परिचय था कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। अब हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। कठिन शब्दार्थ। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को दोषी ठहराना। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ है एक दूसरे को दोषी ठहराना। अतीत बीता हुआ, अतीत बीता हुआ। माहौल वातावरण, माहौल वातावरण। जीविका रोजी रोटी का साधन, जीविका रोजी रोटी का साधन। भीरू कायर, भीरू कायर। बेबस लाचार, बेबस लाचार। आस्था विश्वास, आस्था विश्वास। कृत्रिम बनावटी, कृत्रिम बनावटी। संग्रह एकत्र करना, संग्रह एकत्र करना या इकट्ठा करना। विचित्र अनोखा अनोखी, विचित्र अनोखी। गंतव्य जहाँ जाना हो। निर्जन जहाँ कोई मनुष्य न हो, निर्जन जहाँ कोई मनुष्य न हो। कातर डरा हुआ, कातर डरा हुआ। व्याकुल बेचैन, व्याकुल बेचैन। विधि तरीका, विधि तरीका। पर्दाफाश करना, भेद बता देना, पर्दाफाश करना, भेद बता देना। आक्रोश गुस्सा, आक्रोश गुस्सा। विश्वासघात, विश्वास को तोड़ना, विश्वासघात, विश्वास को तोड़ना। कष्ट दुख, कष्ट दुख। कोटि करोड़, कोटि करोड़। फरेब छल कपट, फरेब छल कपट। श्रमजीवी परिश्रम करके रोटी कमाने वाला, श्रम परिश्रम करके रोटी कमाने वाला। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। अब हम संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने पाठ की
कहानी को जानते हैं। पाठ के मुख्य संकेत बिंदु। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए है और इस पाठ में लेखक ने समाज में फैली बुराइयों का, उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है। जिस प्रकार समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज में दोनों तरह के लोग रहते हैं। हमें अच्छा जो आदमी है उन आदमियों से, उन व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आशावादी रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पर बताया, आजकल समाचार पत्रों में चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि की खबरों का छपना। प्यारे बच्चों, जैसा कि लेखक प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, उसकी आदत है, समाचार पत्र पढ़ते समय उसको हमेशा पहले यही घटनाएं नज़र आती हैं कि समाचार पत्रों में पहले पृष्ठ पर ही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, यानी उस स्थान पर इतने लाख की चोरी हुई, भ्रष्टाचार फैला हुआ है देश में, और लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें इन्हीं का समाचार पत्रों में जिक्र होता रहता है। इन सब घटनाओं को पढ़ने के पश्चात उसका मन दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, यानी एक दूसरे को दोषी ठहराया जाता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई, यानी स्वयं अपने आप को दोषी न मानकर किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी मानता है। दोष को इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसके सारे गुण ही छिप जाते हैं। लेखक का समाचार पत्रों में आई हुई घटनाओं को पढ़ना व दुखी होना। जैसा कि मैंने बताया कि लेखक प्रतिदिन अपने घर के आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ता था और समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन बस एक ही दो यही मुख्य घटनाएं होती थी, चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा। इन सब घटनाओं को पढ़कर उसका मन अत्यंत दुखी हो जाता था और उसके लिए वह कहता है कि इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अर्थात हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ऐसे माहौल में ईमानदारी, सच्चाई का लुप्त हो जाना। अब जिस प्रकार का यह समाज है, उस समाज में अब जो माहौल बना हुआ है, जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में ईमानदारी, सच्चाई गायब हो गई हैं, अर्थात सच्चे आदमी का और ईमानदार आदमी का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि चोरी, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार आदि सब समाज में फैला हुआ है, व्याप्त है। और इसी बीच समाज में जो ईमानदार लोग हैं, सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बिल्कुल ही कम है, अर्थात लोग बुराई के रास्ते को ज़्यादा पकड़ते हैं और सच्चाई के रास्ते पर कम चलते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में मानना। अब इन सब चीज़ों के होते हुए भारतवर्ष हमारा ऐसा देश है जहाँ पर कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में इससे भी बदलाव आ गया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं। वास्तविक उद्देश्य से भटककर स्वयं ही फायदा उठाने लग जाते हैं। इससे लोग धर्म से तो डरते हैं, पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। जैसे बेटा क्या है कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो धर्म से डर जाते हैं कि हमारा धर्म ये चीज़ नहीं मानता। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने धर्मों को मानते हैं और अपने धर्म के अनुसार ही वो लोग सभी कार्यों को करते हैं। तो लोग धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से नहीं डरते। कानून को लोग क्या मानते हैं? धर्म के रूप में मानते हैं, लेकिन उससे भयभीत नहीं होते, उससे डरते नहीं हैं। अब लेखक कहता है कि लोगों की बुराई का पर्दाफाश करना। अब जिस प्रकार जो लोग धर्म से डरते हैं, उन लोगों को समझाने के लिए कहता है कि धर्म ही सेवा है, उनके लिए ईमानदारी है, सच्चाई है। धर्म दबा जरूर है पर नष्ट नहीं हुआ है।
अर्थात लेखक कहना चाहता है कि धर्म का जो औचित्य है वह दब गया है, लेकिन वह बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा यही सिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। लोग बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा मानते हैं, लेकिन बुराई का पर्दाफाश करना कब सही होता है कि हमें उस व्यक्ति के क्या करना चाहिए, किसी के आचरण को लेकर उसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, उसके लिए वास्तव में अच्छाई को लेकर उसे प्रदर्शित करना चाहिए। उसकी बुराइयों को न दिखाकर, उसके अंदर जो कमियां हैं उनको न दिखाकर, उसके अंदर जो गुण हैं उन गुणों के माध्यम से उसकी बुराई का पर्दाफाश करना चाहिए। अब इन्हीं घटनाओं से संबंधित लेखक का एक वास्तविक जीवन की घटना का वर्णन हुआ है। लेखक एक स्थान पर जाता है, उस स्थान पर वह अपने परिवार के साथ यात्रा करता है। उस यात्रा में कुछ समय पश्चात बस खराब हो जाती है, और जब वह बस खराब हो जाती है तो उस घटना का वर्णन लेखक ने किया है कि बस के कंडक्टर ने साइकिल उठाई और चल दिया। अर्थात 8-10 किलोमीटर से पहले जो निर्धारित स्थान था उस स्थान से पहले बस खराब हो गई, और बस खराब होने पर कंडक्टर बस से उतरा और दूसरी बस का प्रबंध करने के लिए चला गया। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, उस घटना का लेखक ने इस पाठ में वर्णन। कंडक्टर द्वारा दूसरी बस का प्रबंध करना, लेखक का कई बार लोगों द्वारा धोखे का शिकार होना। अब जब कंडक्टर दूसरी बस का प्रबंध करने के लिए गया तो लोगों ने सोचा कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक साथ मिले हुए हैं, और इन्होंने रास्ते में क्या है, चोरों से मिले हुए हैं, डकैती की बात होती रहती हैं, और ये डाकुओं को बुलाने के लिए गया है। कंडक्टर तो वहाँ से चला गया, लेकिन जो ड्राइवर था वो वहाँ पर बस पर बैठा हुआ था, और इसी बीच लोगों ने ड्राइवर को पीटने का इंतज़ाम किया कि ड्राइवर को ही हम पीट दें। लेकिन उस समय पर लेखक ने देखा कि बस अड्डे से खाली बस आ रही है। लेखक ने जब बस को आते हुए देखा तो उसने कहा कि ड्राइवर को पीटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्राइवर यानी जो कंडक्टर है वह दूसरी क्या लाया है, बस लाया है। अब उसी दरमियान जो लेखक था वह अपने परिवार के साथ था, और जो उसके बच्चे थे वो दोनों भूख से तिलमिला रहे थे। जब कंडक्टर ने देखा कि बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं तो आते समय उनके लिए थोड़ा सा दूध भी ले आया और आकर लेखक को दे दिया। सबने उसका धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और बस 12 बजे से पहले यानी जो उनका निर्धारित स्थान था उससे पहले लोग अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मुझे लोगों के द्वारा अनेक बार धोखा हुआ, लेकिन मैंने कभी उस धोखे को अपने जीवन का एक अंतिम हिस्सा नहीं बनाया। हमेशा उस धोखे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, और हमेशा उस धोखे से कोई न कोई सीख लेकर मैं अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ा। अब लेखक कहता है कि लेखक का अपने जीवन में कभी भी निराश न होना। इन सब धोखों को सहन करने के पश्चात लेखक का जीवन था वो आशावादी था, उसकी सोच थी वह सकारात्मक थी। उसने यही प्रार्थना की, यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो हे प्रभु इतनी शक्ति दो कि मैं कहीं पर भी तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। अर्थात लेखक का जो मन का विचार था वो ये था कि उसने कहा कि अगर मुझे धोखा भी खाना हो या मैं निराश भी हो जाऊं तो प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य देना कि उस सामर्थ्य के अनुसार मैं कभी भी तुम पर शक ना करूं या संदेह ना करूं कि तुमने मुझे इस प्रकार से ये धोखा दिया, तुम्हारे कारण मुझे ये जीवन ऐसा नसीब हुआ। प्यारे बच्चों, अंत में लेखक कहता है मनुष्य की बनाई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन किया। पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आपको समझ आ गया होगा
कि लेखक का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा है, किस प्रकार लेखक ने अपने वास्तविक जीवन की घटना का वर्णन किया है और लेखक की सोच है वह वास्तविक जीवन से कैसी है। इन सब बातों के पश्चात पाठ का अध्ययन करने के बाद अब हम पाठ से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारे मौखिक प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मेरा पहला प्रश्न है, आज के माहौल में सबसे अधिक परेशान कौन लोग हैं? अब बताइए बेटा, आज के माहौल में सबसे अधिक परेशान कौन लोग हैं? आपने अभी अभी पाठ को पढ़ा। आज के माहौल में जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो सच्चाई का साथ देने वाले हैं, वही व्यक्ति सबसे अधिक परेशान हैं, क्योंकि वो क्या हैं, वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और सच्चाई का रास्ता आपको पता है कितना कठिन होता है, कितना दूभर होता है। तो इसलिए उस माहौल में सबसे अधिक परेशान लोग हैं वो सच्चाई पर चलने वाले हैं और ईमानदार लोग हैं। लोग ड्राइवर को क्यों पीटना चाह रहे थे? अब लोग थे वो ड्राइवर को किस लिए पीटना चाह रहे थे? क्योंकि लोगों को धोखा हुआ था कि ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो डाकुओं से मिले हुए हैं और डाकुओं से मिलने के पश्चात अब उन्होंने बस को एक निर्जन स्थान पर खड़ा कर दिया है जहां पर कोई भी नहीं आता जाता। उस स्थान पर बस को रोक दिया है और ड्राइवर और कंडक्टर यानी डाकुओं को बुलाने के लिए गए हैं। इसलिए लोगों की गलत सोच के कारण लोग ड्राइवर को पीटना चाह रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डाकुओं को बुलाने के लिए गए हैं और पूरी बस को किडनैप करवाना चाहते हैं, यानी उनको पकड़वाना चाहते हैं। इसी धोखे से या इसी बात के डर से लोग ड्राइवर को पीटना चाह रहे थे। प्रश्न 3 है, लेखक का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? ये सब आपको पता लग गया होगा। लेखक का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। लेखक का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। प्रश्न 4, समाचार पत्रों में प्रतिदिन कैसी खबरें छपी होती हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन कैसी खबरें छपी होती हैं? अब बेटा सबसे पहली हमारी पंक्ति थी, समाचार पत्रों में प्रतिदिन चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि की खबरें छपी होती हैं। क्या मुख्य हेडलाइंस होती हैं कि हर रोज वहाँ पर इतने लाख की चोरी हो गई, वहाँ पर ये हो गया। अर्थात हर रोज जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं प्रतिदिन आपको ऐसी खबरें छपी हुई मिलती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? अब बताइए बेटा, जैसा कि आपके पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो ये नाम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि निराश तो मनुष्य को होना ही नहीं चाहिए। तो लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन वह उस धोखे को क्या करता है, अपने जीवन से लगाता नहीं है, अपितु उस धोखे से कुछ न कुछ सीख लेकर अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो किस प्रकार उत्तर लिखेंगे? लेखक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने लोगों से धोखा खाया है, फिर भी वह निराश नहीं है। लेखक इस बात को स्वीकार करता है कि उसने लोगों से धोखा खाया है, लेकिन वह निराश है। मेरे विचार से इसका कारण यह है कि लेखक का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रहा है। अब जो हमारा विचार है उस विचार से लेखक का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रहा है। जहाँ तक लेखक का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उसने भी बहुत धोखे खाए हैं। जहाँ तक लेखक का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उसने भी बहुत धोखे खाए हैं। लेकिन
अगर वह उन धोखों को याद रखेगा तो जिंदगी जीना कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए लेखक निराश नहीं है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जो भी धोखा मिलता है या जो भी बात हमारे साथ घटित हो गई है, उस वार्तालाप को, उस बातचीत को, उस घटना को हमें याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना है उसको हमें भुला देना चाहिए और जल्दी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न 2 है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को रखकर उसमें आनंद लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के यानी गलत बातों को यानी उसके आचरण को हम लेते हैं और उसका हम मजा लेते हैं। यानी किसी के अंदर जो बुराई है उस बुराई को हम हंसकर या आनंद के साथ उसका क्या करते हैं, उसको रखते हैं। लेकिन ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। किसी की बुराई को उसके समक्ष लाना लोगों को उग्र कर देना होता है। इसलिए लोगों का उग्र रूप धारण करना हानि पहुंचा सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को रख कर उसमें आनंद लेते हैं और हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करके हमें हानि पहुंचाते हैं। प्रश्न 3 है, कारण बताइए। बेटा यहाँ पर 3 आपके पॉइंट दिए गए हैं, पंक्तियाँ दी गई हैं। उन पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ यहाँ पर लिखने का क्या कारण है। अर्थात इन पंक्तियों के आपको कारण लिखने हैं। निम्नलिखित के संभावित परिणाम यानी आने वाले क्या परिणाम हो सकते हैं, केवल चर्चा कीजिए। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि सच्चाई केवल भीरू, डरपोक लोगों के और लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसका उत्तर किस प्रकार जानेंगे? लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, चोरी और झूठ का बोलबाला होगा। यानी इसका कारण क्या हो सकता है कि लोग सच्चाई से विमुख हो जाएंगे, लोग सच्चाई को नहीं मानेंगे और जो समाज में माहौल बना हुआ है, जो वातावरण है, वह वातावरण चोरी और झूठ का है और लोग सभी चोरी और झूठ का ही प्रचलन करेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अब दूसरा कारण क्या बताना है कि जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं वो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि ईमानदारी खत्म और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसका मेन कारण क्या है कि ईमानदारी खत्म और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 3 है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो इसका कारण क्या है कि लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे और सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। तीसरा कारण क्या है कि सभी को दोषी व्यक्ति ही नजर आएंगे, लोग सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ के माहौल में, चोरी के माहौल में, बेईमानी के माहौल में सभी लोग एक दूसरे को बेईमान सोचेंगे और क्या सोचेंगे, धोखेबाज सोचेंगे। इसलिए लोग किसी सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगला है सार्थक शीर्षक। अब बेटा ये प्रश्न है हमारा कि इसमें आपको सही शीर्षक लिखना है। प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? अब इसने पूछा है कि क्या निराश हुआ जाए, यह शीर्षक उसने क्यों रखा, और अगर रखा है
तो क्या आप इससे भी बेहतर यानी इससे अच्छा शीर्षक दे सकते हैं? तो उसके लिए आप सुझाव दीजिए। तो उत्तर लिखते हैं, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए बिल्कुल उचित रखा है। जो घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं या घटती हैं, उनसे हमारे मन में निराशा के भाव जाग जाते हैं। लेखक ने मनुष्य को अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए कहा है और इसका दूसरा शीर्षक नया सवेरा बनो आशावादी भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यही समझाया है कि जो घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं, उनसे हमारे मन में निराशा के भाव जाग जाते हैं। लेखक ने यही कहा है कि मनुष्य को अपने विचारों को सकारात्मक यानी सही रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। इसका दूसरा शीर्षक नया सवेरा बनो आशावादी हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। यानी पाठ का नाम हमारा क्या निराश हुआ जाए दिया गया है और इसके बाद चिन्ह लगाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों में से आपको कोई एक चिन्ह लगाना है और जिस चिन्ह को आप लगाएंगे उस चिन्ह को चुनने का आपको कारण भी बताना है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। यहाँ पर ये 4 चिन्ह दिए गए हैं, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित समझेंगे। क्या है उत्तर? किस प्रकार लिखेंगे? हाँ, हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित समझेंगे क्योंकि समाज में व्याप्त का अर्थ होता है फैली हुई, बुराइयों के बीच रहते हुए मनुष्य को सदैव सकारात्मक सोच रखनी आवश्यक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित है क्योंकि समाज में जितनी भी बुराइयाँ फैली हुई हैं, उन बुराइयों के बीच जब मनुष्य रहता है तो उसको हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो आसान है पर उन पर चलना उतना ही कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आदर्श हैं उनकी बातें करना तो आसान है, यानी जो मनुष्य होते हैं दूसरों को शिक्षा तभी दे देते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लेकिन जब स्वयं पर बीतती है तो उन बातों पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसने कहा है कि आप इस बात से सहमत हैं। तो आइए जानते हैं कि इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना उतना ही कठिन है। इस तर्क से मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि जब व्यक्ति आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात कथनी और करनी में अंतर होता है। कहने के लिए हम कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने प्रत्यक्ष जीवन में, अपने जीवन में उतारते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसका अनुसरण करना उतना ही कठिन हो जाता है। इसलिए यह जो तर्क है वो बिल्कुल सही है कि व्यक्ति चलने की बात तो करता है लेकिन जब स्वयं चलता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ 7 व्याख्यान 1 क्या निराश हुआ जाए पूर्ण हुआ। अब आपको गृह कार्य में कठिन शब्दार्थ व अभ्यास प्रश्नोत्तर जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं व याद करने हैं। यह व्याख्यान आपको
अच्छी प्रकार से दोहराना है, याद करना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।